Bismillahirrahmanirrahim. This is question 7 and paper 6, 5, I think. And it's about question 7. In Ode to Autumn, what images does the poet use? कौन सी images poet यहाँ use करता है? To do these images form a unified pattern throughout the pen. क्या ये images हैं इनमें यकसानियत पाई जाती है? एक जैसे हैं क्या सारे नज़म में? ठीक है. So image and imagery are among the most widely used and poorly understood terms in the poetic theory. ये इमेज और इमेजरी जो है ये इसको अच्छे तरीके से समझा नहीं जाता है, यानी समझने में लोग गड़बड़ कर देते हैं. इमेज तो एक इमेज होता है, इमेजरी इज द आर्ट ऑफ यूजिंग इमेजेस. सो इसको जो है वो कहते हैं कि पुअरली अंडरस्टूड. ये बात जो है इमेज और इमेजरी जो है ये पुअरली अंडरस्टूड है. पुअरली अंडरस्टूड टर्म्स ये जो है जो इस्लाहात हैं इमेज और इमेजरी की, ये इन पोएटिक थ्योरी में इनको अच्छे तरीके से क्लियरली नहीं है लोग समझते हैं. Occurring जो वाक्य होते हैं in so many different contexts, मुख्तलिफ जो हैं बैकग्राउंड में कॉन्टेक्स्ट में सवाल होते हैं. कॉन्टेक्स्ट हालात में सिचुएशन में, ठीक है, सब सिचुएशन में इनको मुख्तलिफ अंदाज से यूज किया जाता है. That it may well be impossible ये तकरीबन नामुमकिन होता है to provide a rational systematic account of their usage. इनके इस्तेमाल को किसी साइंसी तरीके से किसी सिस्टम के तहत इनका इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में वादे तौर पे कोई असूल तय करना कि ये है इस तरह से इमेज को यूज करना है, ये सिस्टम जो है ये अनडिफाइंड है. इसमें यानी हम शायर को नहीं पाबंद नहीं कर सकते कोई खास किस्म का इमेज किसी खास जो है चीज के लिए वो इस्तेमाल करें. जैसे जो है अभी हमने इसकी किड्स की जो हमने पढ़ी थी रिसेंटली क्रिकेट और ग्रास ऑफर है. अब इनका जो है इनको मेंशन करना, क्रिकेट जो है वो विंटर सीजन को रेफर करता है, ग्रास ऑफर समर सीजन को रेफर करता है. तो ये एक बड़ा अछूता ख्याल है. पहले किसी ने इस तरह की कोई एग्जांपल सेट नहीं की है. तो पोएट जो है अपने अपने इमेजेस को जैसे चाहते हैं वो उसको ट्रीट करते हैं. इसके लिए कोई असूल नहीं है, कोई ज़ाब्ता कार नहीं है, हम कह सकें कि इसकी खिलाफवर्जी हुई है. तो जैसे भी पोएट है इमेज यूज करता है उसकी कोई रेलेवेंसी होनी चाहिए, कोई उसकी कुछ मुताबिकत होनी चाहिए. तो यही जो है ये असूल हो सकता है. The poetic images variously metaphor or simile or figure of speech. जो इमेज है ये हो सकता है तशबीह हो सकती है, मेटाफर इस्तारा हो सकता है, सिमिली ये तशबीह किसी चीज को किसी चीज जैसा करार देना और किसी चीज को कोई और चीज ही कह देना, ये मेटाफर होता है, इसको इस्तारा कहते हैं. या फिगर ऑफ स्पीच या कोई और भी है किसी आवाज के हवाले से या कलर के हवाले से किसी चीज को डिस्क्राइब करना जो है ये भी हो सकता है. ये इसको फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं. कंक्रीट वर्बल रेफरेंस या फिर ये के कोई अल्फाज के जरिए से कोई रेफरेंस है, कोई ठोस रेफरेंस है वो क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है. रिकरेंट मोटिव किसी बात पर बार बार रिकरेंट यानी बार बार किसी चीज का जिक्र करना मोटिव होता है. क्या कहते हैं उसको इंस्पायरेशन, ठीक है. तो किसी बात पर बार बार जोर देना. साइकोलॉजिकल इवेंट या किसी नफ्सियाती मामले की तरफ जो है वाक्य की तरफ रेफरेंस देना इन रीडर्स माइंड, शायद के पढ़ने वाले के दिमाग में, यानी पढ़ने वाले को मजबूर करना कि वो किसी एक खास इवेंट को बार बार नफ्सियाती जो इवेंट है उस तरफ तवज्जो दे. The vehicle or second of a metaphor
मेटाफर मैंने ऊपर जो है इसको बताया है कि मेटाफर होते हैं, ये इस्तारा होता है किसी चीज को कोई और चीज नहीं हम कराते देते हैं। तो सिंबल या फिर अलामत या सिंबलिक पैटर्न या फिर इसी तरह का नमूना और एक ग्लोबल इंप्रेशन या कोई है ग्लोबल बैन अवी राय का इजहार है अपने पॉइंट किसी नज़म का एज ए यूनिफाइड स्ट्रक्चर, यानी एक यकसानियत वाली बनावट है उसके हवाले से। ये सिर्फ हम इसमें इतने लंबे सेंटेंसेस उसने लिखे हैं, सिर्फ ये उसमें क्लियर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो टर्म ही उसने यूज की है उसको बताने के लिए कि he has very good understanding of literature and poetry। तो ये है इसमें अगर सिंपल वर्ड में कुछ बात बताई जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि हर टर्म को डिक्शनरी से हम जो उसके मीनिंग ढूंढे डिफाइन करें तो उसमें जो असल में काम की जो बात थी वो कोई खास उसमें नहीं। बात करनी चाहिए थी इमेजेस की, जो कि इमेज और आर्ट ऑफ यूजिंग द इमेज, जिसको हम इमेजरी कहते हैं, इसके मतलब उसको करना चाहिए था उसमें, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा नहीं है डिटेल से अननेसेसरी तौर पे नहीं है लिखा है। As में जॉन कीट्स in all to Autumn में is replete जॉन कीट्स की जो पोएम है ऑटम इज रिप्लीट भरी पड़ी है विद इमेजरी से एंड इवन 11 लाइन स्टैंजा ऑफ iambic pentameter, इसमें 11 जो है लाइनों का जो एक बंद है स्टैंजा है जो कि iambic pentameter में लिखा गया है। ये मीटर है, मैंने आपको बताया था कि आवाज की हरकत होती है और इसकी जो है 7 डिफरेंट किस्म के पैटर्न बनते हैं। दो तरह की भी साउंड्स होती हैं, एक जो है वो लंबी साउंड होती है, एक ड्रॉपिक साउंड होती है। जैसे हम इनको साउंड्स को टेक्निकली इनको यूज करते हैं टी टम, यानी पोएट्री का जो रिदम बनता है वो उसको कहते हैं टी टम टी टम टी टम टी। इस तरह से वो जो है ये इनका मीटर बनता है, जब को बंदा पोएट्री को पढ़ता है तो इस तरह के रिदम से वो उसको पढ़ता है। ये जो रिदम है इसको मीटर कहते हैं, यानी टी टम टम टी टम टम टी। इस तरह से ये इनके जो है डिफरेंट किस्म की आवाज की जो है वो अरेंजमेंट है जिसको हम मीटर कहते हैं। मसलन टी टम 1 मीटर है, ठीक है, तो टी टम तो इस तरह से ये जो पहले लंबी साउंड आ जाए उसके बाद एक ड्रॉपिंग साउंड आ जाए, ठीक है, या इसको कहते हैं स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड। पहले अनस्ट्रेस्ड साउंड उसके बाद एक स्ट्रेस्ड साउंड, फिर अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड साउंड। इस तरह का जो होगा मे बी दिस इज आयम्बिक। ये एक किस्म की ये 7 डिफरेंट किस्म की साउंड बनती हैं, उनमें ये आप कह सकते हैं इनका मुख्तलिफ साउंड्स के डिफरेंट नाम होंगे। उनमें एक नाम जो है आयम्बिक पेंटामीटर्स है। असल में जो पोएट अपनी नज़म को जब पढ़ता है तो वो बेसिकली वो खुद जो है इसको यकीनी बनाता है कि उसने कौन सा मीटर जो है उसने यूज किया है, आयम्बिक है कि नहीं आयम्बिक। तो पेंटामीटर का मतलब है 1 मीटर होगा, ये आयम्बिक मीटर है। इसमें 5 जो है दफा जो है मसल यूज किया गया है मीटर को। मसलन टी टम टी टम टी टम टी टम टी टम, तो 5 टाइम जो है ये 5 मीटर्स हो गए। और जो टी टम जो है इस तरह का फर्ज कर लेंगे आयम्बिक है, तो इस तरह से आयम्बिक पेंटामीटर ये बन गए। ये थोड़ी सी डिफरेंट साइंस है, अक्सर पॉइंट हैं इनकी तरफ ज्यादा तवज्जो भी नहीं देते। तो होता ही है कि जब कोई पॉइंट पढ़ता है तो तब हमें अंदाजा होता है कि ये कौन सा मीटर यूज कर रहा है और एक लाइन में कितने मीटर्स को यूज होते हैं, ठीक है। तो इसको आयम्बिक पेंटामीटर्स कहते हैं। एम्फसाइजिंग जोर देते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस, मुख्तलिफ किस्म की इमेजेस के हैं एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे, और मुख्तलिफ किस्म के जो दिन हैं एंड पीरियड्स और औकात में हैं, यानी वक्त डिफरेंट किस्म के सीजन समझ लें आप भी। पर्सोनिफाइड सीजन, यानी सीजन को जो है उसने एक पर्सन बना के पेश किया है, पर्सोनिफाई कर दिया सीजन को। जैसे हम कहते हैं कि मौसम आ रहा है मौसम जा रहा है, तो मौसम में आना जाना क्या होता है, हम वो एक जैसे आदमी आते हैं आदमी जाते हैं, ये लोगों का आना जाना होता है, इसको हम कहते हैं पर्सोनिफाई कर दिया, ठीक है।
तो अब ये है इसमें वो कहता है कि इसमें बहुत सी इमेजरी जो हमें यूज की है, सीजन्स को उसने पर्सोनिफाई किया है, मुख्तलिफ सीजन को, मुख्तलिफ डे टाइम्स को, मुख्तलिफ यानी मुख्तलिफ टाइम पीरियड है उसने इनको पेश किया है एक मुजस्सम शक्ल में। स्टैंजा 1 abounds with visual images। पहला जो बंद है उसमें स्टैंजा 1 जो है उसमें बहुत सी इमेजेस हैं और which suggest something है वो इस तरफ इशारा करते हैं, तजवीज करते हैं, linked all of which linked सारे जो हैं उन वो उनका रास्ता है या उनका लिंक अप है, suggest linked ideas of fullness, वो सारे जो हैं यानी इस ख्याल की तरफ, फुलनेस की के ख्याल की तरफ जो है और राइटनेस का जो ख्याल है उसकी तरफ हमें जो है इशारा देते हैं। यानी बहुत मुख्तलिफ इमेजेस यूज किए हैं जो कि हमें बताते हैं कीवी फसल के बारे में और फुलनेस और ये मिठाई अपने जोबन पे फसलें हैं उनकी तरफ जो है वो इशारा किया गया है कि जो वो फसलें हैं वो पकी हुई हैं और वो पूरे जोबन पर हैं, फुलनेस है, भरपूर फसल है यूं समझ लें। तो इन सारे जो इमेजेस हैं वो इस तरह की सिचुएशन की तरफ इशारा करते हैं। टू एम्ब्रेस द ओपनिंग, टू सॉरी इनमरेट द ओपनिंग लाइन, पहली लाइन को हम शुमार करें, कंक्लूड्स वो ये है नतायज सामने पेश करती है, विद फ्रूटफुलनेस, पहली लाइन में शायद उसने फ्रूटफुलनेस की तरफ इशारा किया है, which evokes images, जो कि हमारे ज़हन में images को ताज़ा करती है, both of trees and other vegetation, यानी जिसमें दरख्त है, दूसरा शब्द है लोरी जिसमें फल लगा हुआ है, एंड हैवी भरपूर फल लगा हुआ है, शाखें झुकी हुई हैं, with peaches आड़ू से, particular variety of produce, खास किस्म के आड़ू जो हैं उनके साथ जो हैं दरख्तों की शाखें झुकी हुई हैं। फ्रूटफुलनेस यानी हम जब एक लफ्ज फ्रूटफुलनेस है वो ऐसी इमेजरी देता है जिसको पढ़ने के बाद फौरन ही हमारे ज़हन में एक इमेज बनता है, वो ये है कि वहाँ पे फसल है, पकी हुई है, मुंह पे टहनी पे फल लगे हुए हैं, झुकी हुई है वगैरह वगैरह, लोडेड है। तो ये भी इस तरह से पोएट ने इमेजरी जो है उसको यूज किया है। Readers also sense the juicy ripeness that fills and swells to bursting। अब पढ़ने वाला जो है वो इस चीज को महसूस करता है कि वहाँ पे स्वीट फ्रूट जो है पके हुए हैं, बहुत ज्यादा हैं और मीठे हैं, ठीक है। बर्स्टिंग, बर्स्टिंग मतलब अपने फुल ग्रोथ में है, ईच डिफरेंट आइटम ऑफ फ्रूशन, और हर किस्म की डिफरेंट किस्म की जो है आइटम जो है डिफरेंट किस्म के फ्रूट को पेश करती है। वाइन्स है वहाँ पे यानी अंगूरों की बेलें हैं। वाइन्स आर लोडेड एंड ब्लेस्ड विद फ्रूट। अब ये अंगूरों की बेलें जो हैं उन पे बहुत से अंगूर लगे हुए हैं और भरपूर हैं, लोडेड हैं, ब्लेस्ड हैं, अल्लाह ताला ने उन पर मेहरबानी कर रखी है, बहुत ज्यादा जो है फल लगा हुआ है। एप्पल्स ट्री, एप्पल ट्री ब्रांचेस, और इसी तरह से जो सेब के दरख्त की जो शाखें हैं बेंड अंडर द वेट ऑफ फ्रूट, यानी उन पर फ्रूट लगा हुआ है, उसके वेट से वजन से वो जो शाखें हैं वो झुकी पड़ी हैं। रेडी टू बी पिक्ड, फ्रूट इतना ज्यादा है कि बिल्कुल रेडी है, उसको अब शाम से तोड़ लिया जाए। ग्राउंड्स स्वेल, तो जमीन जो है उन पर उबाल पैदा हुआ है, ठीक है। हेजलनट्स आर प्लम, यानी ग्राउंड स्वेल, ग्राउंड से है यानी ये भी उसने एक बात बताई थी आई थिंक कि जमीन जो है उसमें स्वेलिंग है, भरपूर है, इस तरह का फेमस है। हेजलनट्स, ये उसने तो वहाँ पे अखरोट को कहा था लेकिन ये प्योर फ्रूट है, उसकी गिरी जो है वो पक गई है। प्लम विद डेवलप्ड कर्नल्स, यानी वो है उसकी गिरी जो है, प्लम जो है वो मोटी हो गई हुई है, ठीक है। विद डेवलप्ड कर्नल्स, कर्नल तो गिरी को कहते हैं, ये हेजलनट की जो गिरी है अंदरूनी उसका जो फ्रूट का जो हिस्सा है
शेल के अंदर वो प्लम्प हो गया है, यानी उसकी ग्रोथ बढ़ गई है। बी हाइव्स, और ये शहद की मक्खियों के जो छत्ते भी हैं, ओवरब्रीम यानी किनारों तक वो भर गए हैं विद द नेक्टर ऑफ ए राइट ब्लॉसम्स, उनमें जूस जो है उन्होंने भर दिया है, यानी जूस से शहद शहद बनाना होता है, तो उन्होंने शहद से नेक्टर से जूस के साथ उनके छत्ते थे वो भर गए। The imagery of stanza 3, तीसरे स्टैंजा में भी हैं इस तरह के इमेज इस्तेमाल हुए हैं। is predominantly auditory, उसमें आवाज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, but still visual, लेकिन उसमें हमें एहसास होता है कि हम कुछ देख रहे हैं, आवाज़ें भी सुनने को मिलती हैं और देखने को भी। Autumn is directed not to think of the sound of spring. Autumn है उसको मतलब ये कहा जाता है नॉट टू थिंक, जब ऑटम सीजन आता है तो हम उस वक्त स्प्रिंग सीजन को भूल जाते हैं। हमें कहा गया है ऑटम इज डायरेक्टेड नॉट टू थिंक ऑफ द स्प्रिंग सीजन फॉर दाउ हैस्ट thy music, वो कहता है ऑटम के मौसम को कहता है कि वो जो है स्प्रिंग सीजन के बारे में ना सोचे, कि स्प्रिंग सीजन में बहुत से गीत होते हैं तो उसकी अपनी खूबसूरती है, और ऑटम में वो खूबसूरती जो स्प्रिंग सीजन से रिलेटेड है, वो ऑटम सीजन में यानी खज़ां के मौसम में देखने को नहीं मिलती है। बड़ी डिफरेंट सी इमेजरी है। जो स्प्रिंग सीजन है उसमें पत्ते जो हैं वो सरसब्ज होते हैं, और ऑटम में पत्ते जो हैं वो येलो होके गिर जाते हैं, येलो हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं। तो वो पोएट कहता है कि उसको विंटर ऑटम को नहीं सोचना चाहिए स्प्रिंग सीजन के बारे में, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में फ्रूट जो है वो भरे नहीं होते, वो स्वीटनेस नहीं होती, वो जो है वो ब्लेस्डनेस नहीं होती जो कि विंटर ऑटम सीजन में है। तो इनमें यानी मौसम सरमा के फ्रूट जो है इसमें ऑटम में आके पक जाते हैं। फुल ग्रोन लैम्स लव ब्लीच, अब बकरी का बच्चा जो है वो चुना के मारता है। Heads crickets sing, ये जो बाड़े जो होती हैं खेतों के इर्द गिर्द जो है लगाई जाती हैं घरों के इर्द गिर्द, उनमें जो है क्रिकेट, ये एक छोटा सा कीड़ा है, वो आवाज पैदा करता है। क्रिकेट सिंग नहीं कर सकता, वो प्रोड्यूस, मैंने आपको पहले बताया था कि म्यूजिकल साउंड से वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हम ये नहीं गाना जो है वो ऐसा होता है कि गले से आवाज निकले तो उसको सिंगिंग कहते हैं। खासतौर पर बर्ड्स वगैरह जो है वो उनकी जो आवाजें होती हैं उनको हम सिंगिंग कह सकते हैं। लेकिन क्रिकेट ग्रास हॉपर जो आवाजें निकालते हैं वो सिंगिंग नहीं है, वो म्यूजिकल रिदम है, म्यूजिकल साउंड है। तो इसका म्यूजिकल साउंड कहीं तो ज्यादा अच्छा होता है। तो क्वेरी में इसने बताया कि क्रिकेट भी गा रहा है विद ट्रिबल सॉफ्ट एंड मसल्सल, उसकी जो सॉफ्ट आवाज है, ट्रिबल एक आवाज की किस्म है, तेज तीखी आवाज शायद इस तरह की है। द रेड ब्रेस्ट whistles, रेड ब्रेस्ट मैंने आपको बताया था प्रेरदा है, जो जिसका सीना जो है वो सिल्वर कलर का होता है, वो whistles आवाजें निकालता है, यानी ऐसा लगता है जैसे सीटियां बजा रहा हूँ। सवालोस ट्विटर, सवालोस जो होती हैं ये अबाबिलें होती हैं, वो भी जो है उनकी आवाज जो है वो ट्विटरिंग होती है, सवालों की जो आवाज, जो सवालों अबाबिल जो आवाज प्रोड्यूस करती है, इस तरह की आवाज को ट्विटर कहते हैं। इट इज बोथ इवनिंग, शाम का मतलब भी हमें दिखता है, एंड लेट इन द सीजन, it is both evening and late in the season, हाथ धो गया भाई। इवनिंग है, शाम का मतलब यहाँ में दिखता है, लेट इन द सीजन जो हो सकता है उस सीजन में या एंड में जो होता है, या शायद दिन के ग्रुप होने की वजह से वो जिसको कहते हैं लेट इन द सीजन। एनीवे, आप जो भी लैंग्वेज लिखें उसका मीनिंग है वो क्लियर होने चाहिए, इस तरह के मीनिंग, हालांकि इंग्लिश में हमें आती है ये, तो इस तरह के जो हमें मतलब क्या इसमें मीनिंग निकाले। इट इज बोथ इवनिंग, शाम भी है, एंड लेट इन, इट इज बोथ, शाम भी है और लेट इन द इवनिंग है, पता शाम का वक्त है और सीजन गुजरते हुए सीजन के जो है वो दिन है, ये शायद कहना चाह रहा है। The day is soft dying, दिन ऐसा ऐसा डर रहा है, and the harvested stubble plains, और जो है खेत जिनमें से फसल काट ली गई है और नीचे डंठल रह गए हैं मिट्टी में, are touched with rosy hue of sunset, उन पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो रोजी कलर के दिखाई देते हैं, and its barn clouds,
और इसके जो बादल हैं जिनकी रोशनी जिनसे रोशनी जो है आगे नहीं आ रही, या बादल जो हैं उनका मंजर जो है वो क्लियर नहीं दिख रहा, that bloom in their own special way। अच्छा जी, बार क्लाउड जो है सनसेट एंड इट्स, सूरज का मंजर है और उसकी रोशनी जो है वो जो खेत जिसके में से फसल काट ली गई है उसमें नीचे जो डंठल रह जाते हैं उनके ऊपर पड़ रही है, एंड दे लुक रोजी वो रोजी कलर के दिखाई देते हैं। एंड इट्स बार क्लाउड तो वैसे क्लाउड है जिनको, हाँ, जिसकी मूवमेंट रोक दी गई हो, and that bloom in their own special way, वो अपने तरीके से bloom तो होता है खिलना, वो खिले हुए दिखाई देते हैं। ये आसमान पर बादल जो है अपने अंदाज से खिले हुए दिखाई देते हैं। बर्ड हैं यानी फिक्स्ड है, कहीं उनकी मूवमेंट है वो नहीं हो पा रही है। तो इसमें डिफरेंट किस्म की इमेजरी पोएट ने यूज की है, आप इसी तरह की अर्थात भी अपने तौर पे यूज कर सकते हैं और रेफर कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीजों का जिक्र कर सकते हैं, उनके असरात, उनको किस तरह से वो देखते हैं, उनका रीडर के दिमाग में क्या असर पड़ता है, क्या फील करता है वगैरह। तो अब हैं व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सोनेट लंदन 1802। ये जो वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट लिखी थी, छोटी पोएम है 14 लाइन्स की, जिसमें बताता है कि वो सुबह का मंजर है, अभी शहर के लोग जो है वो सोए पड़े हैं, सुकून है, पोल्यूशन नहीं है, मंजर साफ क्लियर है, दूर से उभरता हुआ सूरज बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, दरिया जो है लंदन रिवर जो है इसको रिवर थेम कहते हैं, वो जो है वो बहुत खूबसूरत है, उस पर भी ज्यादा कोई यानी मूवमेंट नहीं है कश्तियों की, जहाजों की वगैरह की, जो बहरी जहाज होते हैं। तो हाईलाइट द मूड ऑफ द पोएट, और पोएट जो है इस सब को देख के बहुत मुतासिर होता है। तो वो कहते हैं व्हाट इज द सब्जेक्ट, इस मौजूद जो नज़म का सब्जेक्ट मौजूद क्या है। मौजूद है इसका यही है, पीस है, खुशी है, सुकून है, आराम है, नॉइस फ्री है, एटमॉस्फेयर है, पोल्यूशन फ्री है। तो ये खूबसूरती, ये चीजें हैं, विविडनेस है, और ये पीस है, कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है। तो ये सारी चीजें पोएट को बहुत अच्छी लगती हैं। London 1802 is a poem written in the second person, and addresses the late poet John Milton। John Milton कहाँ से आ गया? Who lived from 1608 until 1674 and is most famous for having written Paradise Lost। ये वो बताता है कि उसके दिन में जॉन मिल्टन है, हालांकि 18 लंदन 18, हाँ ये जो है, ये सॉरी मैं गलत बता गया, वो तो सब ब्रिज के बारे में थी। ये लंदन 1802 है, इसमें वो पोएट जो है वो बताता है कि लंदन जो है, इंग्लैंड जो है उसमें बहुत करप्शन है। अच्छा जी, मैंने पहले मेरे दिल में कोड दिया, वो ब्रिज वाली आ गई थी पॉइंट, ये कुछ और है। अच्छा मैं इसको करेक्ट कर दूं। तो लंदन ब्रिज, लंदन जो है ये लेकिन तो ये वो बताता ही है कि इंग्लैंड में बहुत करप्शन है, और उसको मिल्टन जैसे मुफक्कर की जरूरत है, एक इनकलाबी शख्सियत की जरूरत है जो कि बहुत बड़ी चेंज जो है वो लेके आएगा। ठीक है। London 1802 is a poem written in the second person, इसमें second person you, your, you है। ये तीन अल्फाज हैं वो second person की है, जिससे हम मुखातब हो रहे होते हैं। उसकी यानी उसके अंदाज में ये बात की गई है, यानी ज्यादातर जिसमें you का इस्तेमाल किया गया है second person है वो। तो मिल्टन से पूछो कि वो किताब कर रहे हैं, तो मिल्टन को तुम, तू या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये सेकंड पर्सन में लिखी गई है। फर्स्ट पर्सन इंसान की अपनी जात होती है, सेकंड पर्सन जिससे वो बात कर रहा होता है वो होता है, और थर्ड पर्सन वो होता है जो कि गायब होता है, जो कि हमारे पास नहीं होता। जैसे वो ये का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं आदमी के लिए, और या मेल और फीमेल और प्लूरल दोनों के लिए। तो ये जो है, तो ये सेकंड पर्सन है, यानी इसमें वो उस शख्स को जिसको एड्रेस किया गया है उसके यानी एड्रेसिंग वर्ड जो है वो यूज किए गए हैं, यानी आप और तुम वगैरह इस तरह का। तो सेकंड पर्सन में ये लिखी गई है। पर्सन एंड एड्रेसेस द लेट, कोई लेट का मतलब मरहूम, बहुत हो गया होगा जो,
पोएट मिल्टन जो है वो बहुत हो गया हुआ है, उससे जो है पोएट जो है वो बातचीत करते हुए हम कलाम होते हुए कहता है who lived from 1608 to 1674। मिल्टन जो था वो 1608 से लेकर 1674 तक जो है वो रहा था। एंड इज मोस्ट फेमस फॉर हैविंग written पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन जो है वो बहुत मशहूर है। जब मिल्टन का नाम आता है तो फौरन जो बुक हमारे दिमाग में आती है वो पैराडाइज लॉस्ट है। The poem has two main purposes। इस poem के दो मौलिक मकसद हैं। One of which is to pay homage to Milton। एक ये है कि मिल्टन की वो तारीफ करता है by saying, ये कहते हुए that he can save the eternity entirely and entirety of England। ये पता नहीं entirety क्या कहना चाहता है, इसका वर्ड पहले तो पता नहीं, entirely तो सुना था, entirety नहीं था। He can save the entirety of England। यानी सारे इंग्लैंड को महफूज कर सकता है। entire होता है सारे का सारा। with his ability and virtue। ठीक है, तो मिल्टन जो था उसमें ये सलाहियत पाई जाती थी, वो लोगों की रहनुमाई कर सकता था अच्छाई की तरफ, नेक कामों की तरफ। तो वो उनकी क्योंकि वह रहनुमाई कर सकता हो तो उनको ये स्पिरिचुअली मोटिवेट कर सकता था ताकि वो अच्छाई की तरफ आ जाए और इंग्लैंड में वो खूबसूरत एक सोसाइटी बन जाए, लोग अच्छे हो जाए। उससे पहले करप्शन थी उसके ज़माने में और उसने लोगों को जो है दो तरह से गाइड किया था, एक रिलीजियस करप्शन थी और एक शायद जो है मुआशी तौर पे इखलाकी तौर पे लोग जो हैं वो अच्छे नहीं थे। तो मिल्टन ने उनको ये एक अच्छा किरदार, एक अच्छा जो है इंसान बनने के लिए उसने उनको गाइड किया और उनको उम्मीद दी। तो इस तरह से उसने एक बहुत बड़ी तब्दीली लेके आया था, क्योंकि सिंगल हैंडली एक ही पर्सन उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि सोसाइटी को चेंज कर दे। तो मिल्टन डिड इट फ्रॉम बैड टू गुड। The other purpose of the poem is to draw attention। दूसरी बात यह है कि इस तरफ तवज्जो दिलाना है to what Wordsworth feels are the problems with English society। कि इंग्लिश सोसाइटी में अंग्रेजों के मुआशरे में जो मसाइल हैं, इखलाकी मसाइल हैं, उनकी तरफ जो है वो इशारा करता है कि ये भी बात करना जो जरूरी है। जो मिल्टन को जो है वो एड्रेस कर रहे हैं कि मिल्टन आए और उनकी हेल्प करें। According to Wordsworth, Wordsworth के मुताबिक इंग्लैंड was once a great place of happiness। एक जमाना था इंग्लैंड है वो बहुत खुशहाल था। रिलीजन जो है उनका रिलीजन भी ग्रेट था, शिवालरी बहादुरी भी थी, आर्ट एंड लिटरेचर, लोग पढ़े लिखे थे और जो है हुनरमंद थे। बट एट दी प्रेजेंट, लेकिन इस दौर में, प्रेजेंट मोमेंट, लेकिन फिर वक्त इस वक्त है, those virtues have been lost। वो जो खूबियां जिन पर जो है इंग्लिश पीपल जो है वो फख्र करते थे, वो खूबियां अब नहीं है, वो खत्म हो गई हैं और वो टाइम है वो गुजर चुका है। Wordsworth can only describe modern England। Wordsworth जो है जदीद इंग्लैंड के बारे में बात कर सकता है as a swamp land, बल्कि करता है वर्डवर्थ जो है मौजूदा इंग्लैंड को ये कहता है ये दलदल बन चुकी है, यहाँ पे पानी यूं है जैसे किसी जगह पे पानी खड़ा रहा हो, उसने मिट्टी को भी खराब किया हो, उसने हवा को भी जो है खराब किया हो, यानी वहाँ पे स्मेल हो जाती है पानी की वजह से और जो है वो दलदली इलाका जो है बन गया। where people are selfish। वो कहता है इस तरह के मुआशरे में, यानी इस तरह के खराब मुआशरे में, दलदली मुआशरे में लोग यहाँ वो खुदगर्ज हो गए हैं and must be taught about the things like manners। वो कहता है कोई होना चाहिए जो इन लोगों की रहनुमाई करे, इन लोगों को बताए कि अच्छे मैनर हैं वो एक इंसान की बड़ी खूबी होती है। virtue नेकी सिखाए, फ्रीडम आज़ादी की कदर करना सिखाए, पावर और जो है ख्याल में खुद ही इंसानी है या अपनी जो ताकत है मजबूती जो है उसकी तरफ इशारा करता है कि कोई हो जो इंग्लैंड को मजबूत बनाए, इंग्लैंड के लोगों के जो है मैनर्स अच्छे करे, उनको नेकी करना सिखाए, उनको आज़ादी की कदर करना सिखाए। तो ये बातें जो हैं वो कोई होना चाहिए, कोई जो है वो कहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि वर्ड्सवर्थ के ज़माने में जो इंग्लैंड था उन लोगों के मैनर्स ठीक नहीं थे, नेक नहीं थे, आज़ादी की उनको कदर नहीं थी और वो गैर महफूज थे, स्ट्रॉन्ग नहीं। The speaker of this poem, इस नज़म में जो बात करने वाला है,
which takes the form of a dramatic outburst. वो ड्रामाई अंदाज में बातचीत करता है, literally cries out, यानी यूं कहना चाहिए कि वो जो है वो वावेला करता है, चीखो पुकार करता है, to the soul of, यानी पुकारता है, और literally cries out to, cries out होता है किसी को पुकारना, सॉरी। तो वो जो है वर्ड्सवर्थ जो है वो यूं कहना चाहिए कि वो पुकारता है, जॉन मिल्टन की रूह को आवाज देता है, इन एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, यानी अपनी परेशानी में, अपने गुस्से की हालत में। शायद खुद है ये बात पसंद नहीं आ रही कि इंग्लैंड में है वो अब पहले जैसा अच्छा नहीं है, इसके लोग पहले जैसे अच्छे नहीं हैं। तो वो जो है इसके लिए वो कहते हैं इसका कोई हल होना चाहिए। हल ये है कि मिल्टन आ जाए, मिल्टन की जो रूह है वो दोबारा इस दुनिया में आए, लोगों को इंस्पायर करे, लोगों को अच्छाई की तरफ लेके जाए। द पोएम बिगिंस विद द क्राई मिल्टन। तो वो जो है यानी एक आवाज देता है, नज़म के शुरू में ही पोएट है मिल्टन को पुकारता है, उसको आवाज देता है। क्राई का मतलब पुकार है, क्राई का मतलब रोना भी होता है, आंसू बहाना भी होता है, चीखना भी होता है। तो यहाँ पे क्राई का मतलब ये आवाज देना है। इन दी ऑक्टेव, यानी 8 लाइनों का जो स्टैंजा है, द स्पीकर आर्टिकुलेट्स, ये है आर्टिकुलेट्स यानी लिखवाता है या डिक्टेट करता है, यानी लिखने के लिए कहता है। the speaker articulates his wish, अपनी ये यहाँ पे इजहार करता है, ठीक है। तब पोएट जो है अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है that Milton would return, कि मिल्टन वापस आ जाए to earth, यानी आसमानों से जमीन में आ जाए, and lists the vices, और vices जो हैं वो बुराइयां होती हैं, ठीक है, नेकी का औरत है और वाइस है। तो वो सारी जो बुराइयां जो हैं वो गिनवाता है, एनलिस्ट करता है। रुइनिंग द करंट एरा, जो मौजूदा दौर में, यानी वर्ड्सवर्थ का जो जमाना है, जो दौर है, वो जो है इंग्लैंड को जो तबाह कर रहा है, वो जो रुइन कर रही है, जो बुराइयां हैं उनकी वो सारी बुराइयां गिनवाता है। एवरी वनरेबल सिचुएशन, हर जो खराब सूरत हाल में है। दी आल्टर, आल्टर का मतलब वैसे तो कुर्बान का होता है, यहाँ पे चर्च की तरफ इशारा है। द सोर्ड, सोर्ड जो है बहादुरी है, उसकी तरफ इशारा है। ये अल्फाज के अपने ओरिजिनल मीनिंग में इस्तेमाल नहीं हुए हैं, अलामती तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। तो वर्ड सोर्ड जो है वो कहता है आल्टर यानी चर्च, द सोर्ड यानी बहादुरी यानी आर्मी, द पेन, और ये पढ़े लिखे लोग हैं, एंड द फायर साइड, और घरों में जो रहने वाले लोग हैं वो has lost touch with inward happiness, सारे जो हैं अपने दिल से खुश नहीं है, यानी अंदरूनी तौर पर खुश नहीं है। which the speaker identifies, और ये भी है बात करने वाला यानी पोएट जो है वो आइडेंटिफाइज, वो इसकी निशानदेही करता है एज ए स्पेसिफिकली इंग्लिश राइट राइट बर्थ राइट। वो कहता है कि जो ये खुशी है, जो पीस है, जो इंग्लैंड के लोग हैं उनका ये बुनियादी हक है, ये उनका बर्थ राइट है। Just as Milton is a especially English poet, बिल्कुल ऐसे जैसे मिल्टन या खास पोएट था अपने जमाने का, ठीक है। इसी तरह से ये खुशी जो है ये खास तौर पर ये वाली पीस हैप्पीनेस की, और ये इंग्लैंड के लोगों का बुनियादी हक है जिससे वो महरूम हो चुके हैं। This is one of Wordsworth's few explicitly nationalistic verse शेड्स। ये जो पोएम है ये खास तौर पर यानी बिल्कुल खुला खुला एक्सप्लिसिटली नेशनलिस्टिक है, यानी वतन से मोहब्बत के बारे में लिखी गई है, वतन से मोहब्बत का इजहार है इस नज़म में। वर्सेस शेड्स, ये इसमें इसमें है हमें ये शेड तो वैसे कलर होते हैं डिफरेंट किस्म के, परहैप्स ऑफ द कन्वर्सेशन, शायद इसमें जो है गुफ्तगू है, that took hold in his old age, जो कि उसने अपनी बूढ़ी एज में जो है वो की है। शायद ये इसमें जो लिखने वाला है वो ये कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ है अपनी ओल्ड एज में शायद उसने जो इख्तियार होकर जो बातें की हैं मिल्टन से, ये उनका खुला खुला इजहार है
और ये बातें जो हैं वतन से मोहब्बत का इजहार करती हैं। इससे पता चलता है कि पोएट को अपने वतन से बहुत मोहब्बत थी और वो इन सब के लिए वो बहुत पेनफुल महसूस कर रहा है, क्योंकि सारी वाइसेस जो हैं, परेशानियां, बुराइयां जो हैं वो अब इस दौर में हैं। और ये जो है इंसान जो है अपने बुनियादी हकूक से, बर्थ राइट से महरूम हो चुका है। जो ऑर्डर चर्च है ये करप्ट हो गया, सोल्ड हैं, यानी उनकी जो पावर है वो करप्ट हो गई है। पैन इंटेलिजेंस पीपल हैं, पढ़े लिखे लोग करप्ट हो गए हैं, और घरों में बसने वाले लोग भी हैं वो पुरसकून नहीं है। सब उनकी हैप्पीनेस खत्म हो गई है, सब कुछ नहीं है। तो वेटन उसको काश ऐसा हो, वेटन नेचुरली हो तो नहीं आ सकता, उसकी कोई कोई उस जैसा कोई बंदा हो जो कि उठे और लोगों को इंस्पायर करे, उनको गाइड करे और उनका जो खोया हुआ मुकाम है उनको वापस दिलाए। तो ये थी हमारे यहाँ इसमें जो मौजूद जो था इस पोएम का, वो ये है कि इंसानों को, इंग्लैंड के लोगों को उनका खोया हुआ मुकाम वापस मिल जाए, यानी जो करप्शन की नजर हो गया हुआ है, बदनुमानी की नजर हो गया है, लोग बदनुमानी की तरफ चले गए हैं, करप्ट लोग हैं। तो इससे उन्होंने अपना आराम, सुकून, खुशियां जो है तबाह कर लिया है। उनका जो जो है क्या नाम है, मुआशरा जो है वो एक हेल्दी सोसाइटी नहीं है। तो ये कोई ऐसा हो मिल्टन की तरह का जो आए और सारी चीजों को वो ठीक कर दे। मतलब उसका कहना है कि इंग्लैंड के लोग हैं उनका जो उनकी फितरत में अच्छाई लिखी है, लेकिन वो जो जैसे करप्ट हो गए हैं ये उन असल बात नहीं है। बुनियादी तौर पे वो अच्छे लोग हैं, सिर्फ उनकी रहनुमाई करने की जरूरत है, उनको सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। तो यही इस मौजू का जो है वो सब्जेक्ट है जिसके लिए नज़म लिखी गई। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और बाकी कल इंशाल्लाह आगे ठीक आपकी क्लास में 12 बजे होगी। और टिल देन आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। इजाजत चाहता हूँ, तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।